निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उनका जो रिलेशन है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। ये मशकूक नहीं होना चाहिए कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है। जहां पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है वहां काफ लीग के साथ रिश्तेदारी भी है। आज 43 रेजिग्नेशंस की एक्सेप्टेंस की बात चल रही है, तो पीटीआई तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई फेडरेशन के अंदर से बतौर अपोजिशन। देखिए 9 महीने ये कहते रहे कि जी आएँ आप पार्लियामान में आकर अपना रोल अदा करें, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा जब भी ये वो केसेस लगे उसमें उनको एडवाइस किया कि आप जा करके पार्लियामान में रोल अदा करें। तो अब अगर आप लोग चले भी जाएं तो कैसे कबूल करेंगे आप अगर कोई फैसला होता है आपकी मर्जी के खिलाफ? मुल्क में हंगर गेम्स चल रही हो ना, तो उस वक्त ये वाली पॉलिटिकल गेम्स कम से कम हुकूमतें नहीं करती। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें इलेक्शन कमीशन को आप कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? मौजूदा इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले हैं वो आपको पहले से पता होता है। कल तक वही असेंबली जाली थी, आज वही असेंबली जो है ना वो जमहूरियत की अलमबरदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत अल अमान अल हफीज़ सुनने को आया कि आज मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का मामला इतना गंभीर है कि उसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो अपने अरकान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात करें, लेकिन इत्तलात ये रही कि रजिस्ट्रार ने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करने दी। इसके साथ साथ हालात और वाक़यात जो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर पावर ब्रेकडाउन, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, केपीके और पंजाब के अंदर सेंसस यानी मरदमशुमारी करने की बातचीत, एक पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 60% से ज्यादा सीटें जब खाली हो जाती हैं तो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। पीटीआई की लॉजिक या मंतक क्या है? वो कहते हैं हम अगर पार्लियामान के अंदर नहीं होंगे तो इंटरिम सेटअप के लिए मुशावरत हमसे नहीं हो पाएगी और हमारी मर्जी के बरखिलाफ एक सेटअप आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आप पंजाब के अंदर मुशावरत में मौजूद थे तो उसमें सेटअप क्या आपकी मर्जी के मुताबिक आया है? जवाब बिल्कुल नहीं। तो फिर इस तरह की लॉजिक्स देकर मामलात का रुख मोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, बजाय इसके कि आप जो डिसीजंस लेकर बैठे थे उस पर साबित कदम रहते और जो कुछ होना होता वो आपके सामने होता हुआ नजर आता। अगर किसी ने एक्सपोज होना है तो भी वो एक्सपोज होता हुआ नजर आता। आज की नेशनल डिबेट में हम इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ऊपर एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरे मौजूद मेहमान सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से सीजन पॉलिटिशियन हैं। तीसरे मौजूद मेहमान जनाब बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान जनाब अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल हसन मुर्तज़ा साहब से होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम है और वो ये कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उनका जो रिलेशन है वो पीपल्स पार्टी के साथ है और कहा जा रहा है कि जरदारी साहब के फ्रंट मैन है। सबसे पहले इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर इंसान जो है उसका किसी न किसी के साथ ताल्लुक है, सलाम दुआ है, बैठना उठना है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मशकूक कर दी जाए। नकवी साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपनी बड़ी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बड़ा ही उन्होंने खुश असलूबी के साथ और बड़ा ही गैर जानिबदारी के साथ गुजारा है। तो हमें उन पे ये मशकूक नहीं होना चाहिए कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है। जहां पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है वहां काफ लीग के साथ रिश्तेदारी भी है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बर्दाश्त करना होगा। हमें ये मुल्क जो है इसको इस तरह नहीं चलाना कि
जो आपको आपका साथ ना दे या जो आपको फैसिलिटेट ना करे, जो आपका सहूलतकार ना बने, तो आप उस पर इल्ज़ामात लगाते रहें कि जी ये तो फलां के साथ इसका सलाम दुआ है और इसका ताल्लुक है। नकवी साहब का सारों के साथ ताल्लुक है और वो सबसे मिलते जुलते हैं। आप जरा फेडरेशन की बात करते हैं ना, आप एकदम से पता चलता है कि इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं। अभी तो खैर इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन आज 43 रेजिग्नेशंस की एक्सेप्टेंस की बात चल रही है। तो पीटीआई तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई फेडरेशन के अंदर से बतौर अपोजिशन, जो कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम इन रियल अपोजिशन है, गो क्या पार्लियामान के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्या ही बेहतर होता कि सारे मिल बैठकर कोई फैसला करते हैं? नहीं, ये हमने बड़ी कोशिश की है जी। 8-9 महीने हमने ये इंतजार किया है कि ये वफाक का जो मामला है ये हल होना चाहिए, और उन्हें बार बार दावत दी गई है कि वो तशरीफ लाएं। लेकिन वो जब भी टीवी पे बैठते थे वो बात करते थे जी कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं होते, हम अदालत जाएंगे, हम असेंबली का घेराव करेंगे। तो ये रोज वो बातें करते थे। उनके अगर इस्तीफे मंजूर हुए हैं तो वो उनके बार बार जाने से वो आखिरी टाइम जब स्पीकर साहब को मिले हैं तो स्पीकर साहब ने उन्हें उस वक्त भी कहा है कि मैं उन लोगों को बुला लेता हूं, तो वो आते नहीं है, वो आ जाएं तो मैं उनसे वेरीफाई करके इस्तीफे मंजूर कर लूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, आप उनके आने से ना करें। फिर उस पे स्पीकर साहब ने जो उनके सोशल मीडिया पे बयानात थे, जो उनके टीवी टॉक शोज में बयानात थे, उनको मद्देनजर रखकर उनके वो इस्तीफे मंजूर किए। और फिर ये इस्तीफे जो अब आज मंजूर हुए हैं, वो जैसे जैसे उनको वेरिफिकेशन हुई, जिसमें उन्होंने एमएनए जितनों ने राब्ता करके कहा कि जी हमारी छुट्टी कर दें या हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो उनके मंजूर नहीं किए। अब जो आदमी कहे जी कि मेरा मंजूर करो मंजूर करो, पहले कहते थे जी मंजूर करो, अब मंजूर हो गए हैं तो अब कह रहे हैं कि जी हम उन्हें तो वाइप आउट कर दिया गया है जी, अब तो वो रियल ऑपोजिशन थे। भाई रियल ऑपोजिशन का काम असेंबली के अंदर है या टॉक शोज में बैठ के कहने का है कि जी हमने, इन्हीं लोगों ने पहले तो पार्लियामेंट लॉजेस पे भी अपने कमरे जो थे या अपने जो लॉज थे उन पे भी कब्जा रखा। मिनिस्टर इनक्लेव में भी इनके वुजरा जो साबिक वुजरा थे वो भी उन्होंने कब्जे नहीं छोड़े। फिर जो तनख्वाहें थी उनके अकाउंट्स में जाती रही, किसी ने वापस जमा नहीं करवाई। अजीब सा सूरत हाल है जी। उस पे स्पीकर साहब क्या और इकदाम करते जी? इस बात में कितनी सदाकत है सर कि पंजाब और केपीके के जो इंतखाबात हैं उनको डिले करने की कोशिश की जा रही है और मर्दमशुमारी बीच में आ जाएगी या आड़े आएगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गैर आईनी चीज करने जा रही हो हुकूमत कि वो इलेक्शंस को बिला वजह जो है वो डिले का शिकार करे। जो मुल्की हालात हैं वो सबके सामने है और उनके मुताबिक फैसले हो रहे हैं। यहाँ पे अदालतें आज़ाद हैं, यहाँ पर इदारे आज़ाद हैं, वो अपने फैसले ले रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें इंशाअल्लाह ताला आइन के मुताबिक सब चीज़ जो है वो होगी, आइन के मुताबिक होगी। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल खान साहब भी हैं। शुएब शाहीन साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस वक्त, आपको लगता है? क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट कर दिया है स्पीकर साहब ने और पीडीएम की हुकूमत ने। देखिए 9 महीने ये कहते रहे कि जी आएँ, आप पार्लियामान में आकर अपना रोल अदा करें, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा जब भी ये वो केसेस लगे उसमें उनको एडवाइस किया कि आप जा कर के पार्लियामान में रोल अदा करें। और जब ये डेलीगेशन की सूरत में मिले तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, हैंड रिटन होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और हर मेंबर को वेरिफिकेशन करानी है मेरे पास, तब मैं एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा ही है। फिर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें इमरान खान साहब और पीटीआई ने उन्होंने कहा ठीक है हम वापस आ रहे हैं, हम असेंबली में वापस आएंगे थ्रू मीडिया, और उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। और उसके लिए जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस है कि जी अपोजिशन लीडर भी हमारा होगा, नेचुरली इनका होगा क्योंकि राजा रियाज तो डमी है। अब सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा कि अंडर द रूल्स जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनका चेयरमैन भी हमारा होगा। जब ये स्टेटमेंट दे के मीडिया पे जब ये जाते हैं वहाँ असेंबली में, इनका रास्ता रोक दिया जाता है और पहले दिन इनका इस्तकबाल होता है 35 इस्तीफों का।
अगले दिन फिर दोबारा जाते हैं तो 35 इस्तीफों का दोबारा इस्तकबाल होता है। ऐसा ही है। 20 तारीख को ये वाले जो 43 हैं, 47 थे टोटल, इनमें से कुछ किए कुछ नहीं किए, इन्होंने 20 तारीख को गए, इनके रास्ते बंद कर दिए, डोर से अंदर नहीं आने दिया गया, नेशनल असम्बली के गेट पे बंद कर दिया। फिर उसके बाद अगले दिन से उन्होंने कहा जी 3 दिन के लिए हमने असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया है और वर्क फ्रॉम होम होगा। फिर ये उसी दिन स्पीकर साहब के व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं और साथ ईमेल करते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं। फिर ये उनके घर जाते हैं, घर में भी वो उनको नहीं मिलते। फिर ये कल जा करके इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलते हैं और 7 मेंबरान पूरे इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं। उनको कहते हैं कि जिस तरह फैसल न्याजी के केस में आपने वेरिफिकेशन कराई थी, हमने फैसला चेंज कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इलेक्शन लॉज के मुताबिक बकौल स्पीकर साहब के हमारे इस्तीफे इस लेवल के नहीं हैं, उनको इस्तीफे कबूल किए जाएं। अब हम वापस आ रहे हैं और हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, और इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर करता है और एप्लीकेशन रिसीव कर लेता है। सही। और आज सुना है कि प्रेस रिलीज जारी हुई है कि जनाब 43 इस्तीफे कबूल हो गए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, बिल्कुल टोटल इलीगल है, और इस क्राइसिस है और क्राइसिस पैदा किया है उस गवर्नमेंट ने जिसको चाहिए था कि इस क्राइसिस को कम करे। अफसोस की बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये क्राइसिस बाय डिजाइन है, आपको लगता है? बाय डिजाइन है। पहले ही इंस्टेबिलिटी इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है, पोलराइजेशन है, हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमी आपकी तबाह बर्बाद हो गई है, और इसाक डार साहब की पॉलिसी ने तो और तबाह बर्बाद कर दिया, जो कि डॉलर के डिफरेंस जो है इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 40 रुपए का फ़र्क है। कौन पागल होगा कि जो ऊपर से रिमिटेंस भेजेगा बाहर से, और फिर उनके जिनके आपने ओवरसीज़ के राइट ऑफ वोट भी ख़त्म कर दिए हैं, तो नेचुरली वो फिर या हवाला हुंडी होगा या वो टिकट कटाएंगे, क्योंकि डॉलर लाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो यहाँ ला करके। अब 3 रेट चल रहे हैं, एक इंटर बैंक में जो रेट है, एक ब्लैक में जो रेट है, और ओपन मार्केट में जो रेट है। तो ये जो तबाही की है, मैं समझता हूं कि इसको कम करने का ये मौका था। ये रिपेयर हो सकता था, लेकिन इससे आगे जाके तो रिपेयर होना भी बड़ा मसला, तो आगे मुमकिन ही नहीं रहा। आपने हर वो हरकत इन्होंने कर दी है कि जो आज 9 महीने तक आप कहते रहे कि आए आप पार्लियामान में रोल अदा करें, और पहले क्या कहते थे, पीडीएम के सारे दोस्तों के आप उठा लें इनके स्टेटमेंट्स कि जी आप 2 असम्बलियां तोड़ दें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। जब इनकी ऑफर कबूल कर ली इमरान खान साहब ने, तो असम्बलियां उन्होंने तोड़ दी। पहले कहते थे ये जल्दी तोड़े, देर क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जब असम्बलियां तोड़ दी, अब तो इनको चाहिए कि बैठ के वाकई को रोल अदा करें, बैठ के इस पे बात करें और जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि देखें, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसको पता होगा कि हमने 5 साल रहना है, कुछ सख्त फैसले भी करें और ऐसे फैसले करें जिसके जरिए जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हमारे यहाँ नहीं होती, जिसकी वजह से लोग सरमायाकार आते नहीं हैं। इस अनसर्टेनिटी की कैफियत में चले हम करते हैं, फर्ज करते हैं कि जी ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो 6 महीने है ना, उससे ज्यादा तो नहीं है। नहीं, उससे तो 6 महीने की मुद्दत में, तो नहीं है ना। हाँ, 6 महीने की मुद्दत में, 6 महीने के टाइम में कौन सरमायाकार इनके ऊपर ट्रस्ट करके आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जितना जल्दी मुमकिन हो इस अनसर्टेनिटी की से निकालें, इंतखाबात की तरफ जाएं। कैसे निकालें अनसर्टेनिटी से? मुताले तो खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बिजली चली जाएगी तो सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। कारखाने तो पहले ही बंद हो गए, आपने अनसर्टेन बेरोजगारी आपने पहले ही इतनी बढ़ा दी है, फॉरेन रिजर्व आपके 0 तक पहुंच चुके हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि जो $4 बिलियन रह गए हैं वो भी वो हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाइना को आपने वापस करने हैं। आपकी इजाजत से मैं आलिया हमजा मलिक साहिबा थोड़ा लेट हो गई हैं। आलिया साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग कहते हैं कि हम पार्लियामान में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि इंटरम सेटअप के ऊपर या उबूरी सेटअप के ऊपर आपकी मुशावरत हो सके। आप मुझे बताएं, पंजाब के अंदर तो आप मुशावरत में शामिल थे, फिर फैसला किसने किया? तो अब अगर आप लोग चले भी जाएं तो कैसे कबूल करेंगे आप अगर कोई फैसला होता है आपकी मर्जी के खिलाफ? मतलब दिस इज क्वाइट अनऑब्वियस काइंड ऑफ लॉजिकल रीजन जो आप लोग देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब। जमील साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि रीज़न कुछ और है, रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने कहा लेट हो गई, सिर्फ इतना कहूँगी कि आज पाकिस्तान का अंधेरा ये बता रहे कि मेरे मुल्क को ये 9 महीने और इन इम्पोर्टेड हुकूमत के 9 महीने कितना तारीख कर गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर बात हुई इमरान खान साहब की, PTI के MNAs की। सिर्फ मैं आज एक पैगाम देना चाहती हूँ PDM वालों को भी, सिलेक्टर्स को भी, और जो जो उनके साथ शामिल हैं उन सबको भी। आपने सब हरबे आजमाए
आजमा कर देख लिए, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, टैरियन का केस, उसके अलावा भी जो 25 आपने तौहीन लगा ली इमरान खान साहब के ऊपर, आपने क्या कर लिया आज के दिन तक? आज के दिन तक 127 मेंबराने असेंबली इमरान खान साहब के साथ खड़े, केपीके के सारे एमपीएज, पंजाब के सारे एमपीएज, यानी एक ज़माना था, आपको याद है कि जब इनकी लीडरानी ने कहा था अस्तीफे जाके स्पीकर के मुंह पर मारना, वहाँ क्या देखा आपने कि उनका अपना जो उनके हस्बैंड के भाई थे वो भी जाके स्पीकर के पाँव पड़ गए और वो सारे शेर जो 2 शेर गए थे वो जाके ढेर हो गए। यहाँ पर 127 अरकान कहते हैं अस्तीफे लेने, अस्तीफे ले लो, जो करना है जो कर लो, 2 असेंबलियाँ हमने कुर्बान कर ली, क्या उखाड़ लिया इमरान खान का? इसी से सोच लें, अभी भी वक्त है, पिशावरी चप्पल से माफी मांग लें। अब आप आ जाएं, हम असेंबली में जाना क्यों चाहते थे? हम असेंबली में जाना इसलिए चाहते थे क्योंकि हमें ये लगता है कि वहां पर वो जो इंपोर्टेड भिखारी वजीर आजम बैठा है ना, उसकी अददी अक्सरियत है और ना वो एतमाद का वोट पहले चले जाते ना, और अगर उसे पहले चले जाते ना आलिया साहिबा, पहले चले जाते, अगर उसे अब क्यों, मतलब ये समझ में नहीं आती ना, जब मामला मुशावरत का है तो आप पहले चले जाते। जमील साहब, जी जमील साहब, हर चीज का एक वक्त होता है। तो उन्होंने भी वक्त पे अपना कार्ड प्ले कर दिया, उन्होंने भी वक्त पे अपना कार्ड प्ले कर दिया, ये सोचने वाली बात है ना, वो भी तो वक्त का इंतजार कर रहे थे। आलिया साहब, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जब मुल्क में हंगर गेम्स चल रही हो ना, तो उस वक्त ये वाली पॉलिटिकल गेम्स कम से कम हुकूमतें नहीं करती, ये मैं सिर्फ इतना बता दूं और ऑन रिकॉर्ड बता दूं। यानी लोग यहाँ पर आटे की लाइन में मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को पीटीआई के इस्तीफों की पड़ी है और इमरान खान साहब को पार्लिमानी पॉलिटिक्स से निकालने की पड़ी है। यहाँ पर पूरा मुल्क अंधेरों के अंदर डूबा है, लेकिन हुकूमत को उन गेम्स की पड़ी है कि इमरान खान को हमने किस तरह निकालना है और पीटीआई के इस्तीफों का क्या करना है। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है कि कल के एक दिन में $7 करोड़ टेक्सटाइल वालों का डूब गया है और इसके अलावा लेबर और ऑर्डर्स के केस में कितना कुछ डूब गया। लेकिन इस हुकूमत को पड़ी हुई है कि पीटीआई के इस्तीफे जो है ना कैसे मंजूर करने हैं, किस डेट से मंजूर करने हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करने हैं, कैसे हमने असेंबली को ताले लगाने और कैसे इलेक्शन कमीशन ने कठपुतलियों की तरह उनकी बात के ऊपर जो है सरे तस्लीम खम कर रहे हैं। मैं ये बात ही नहीं करी, बात सारी ये है कि जब हमें लगा कि अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना चाहिए, हम अपने मेंबरान के जरिए वो जो पार्लिमानी पार्टी बनी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड है कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर की बात को मानना है, हम उस मिथ को खत्म करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि वो अपनी अक्सरियत, अददी अक्सरियत अपने बलबोते के ऊपर, अपनी 14 जमातों के ऊपर जो है वो पूरी करे, ना हमारे लोटों को मिलाकर पूरी करे। सिर्फ इस चीज से रोकने के लिए जब हमने ये फैसले किए तो आपने देखा है कि कांपें भी टांगना शुरू होगी, धरती के नीचे से जमीन भी खिसकना शुरू होगी और आसमान भी उनके आगे तारे नजर आना शुरू हो गए। आलिया साहब, इसी का जवाब मैं हसन मुर्जा साहब से ले लेता हूं। हसन मुर्जा साहब, आप लोग पार्लियामान में नहीं बैठने देना चाहते पीटीआई को, योर रिस्पॉन्स सर? नहीं, पीटीआई तो बैठी है जी, जो लोग नहीं बैठना चाहते वो उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो उनके मंजूर हुए हैं। गुजारिश ये है जी कि बातें करना बहुत आसान होती हैं और उनको कान को इधर से पकड़ना और इधर से पकड़ना। सवाल तो ये है कि आपने इस्तीफे दिए, अगर वो मंजूर हो गए तो उसमें क्या ज़रूरत है? अभी मेरे बड़े मोहतरम भाई थे, वो फरमा रहे थे कि वो असेंबली में गए तो उन्होंने कहा भाई वो गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन स्पीकर साहब को मिल के उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे इस्तीफे वापस करें। उन्होंने, स्पीकर साहब ने फिर भी उन्हें कहा है कि आप उन सारे मेंबरान को आने दें, मैं एक एक से पूछ लूंगा। उन्होंने कहा जी हम तो इधर मौजूद हैं और हम बार बार कह चुके हैं, हम टीवी पे बैठ के कह चुके हैं, हम सोशल मीडिया पे कह चुके हैं। अब इस हद तक जब बंदा चला जाए और उसके इस्तीफे मंजूर हो जाए तो फिर उसमें ये क्यों कहा जाता है? बाकी आप अगर किसी को इम्पोर्टेड हुकूमत कह लें तो इससे आपके अंदर की जो है वो तो बाहर आ जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको 4 साल सिलेक्टेड नहीं कहते रहे, हम सिलेक्टर्स का जिक्र नहीं करते रहे, आपने कोई एक दिन उसको महसूस किया है? अब आपको इसलिए इम्पोर्टेड नजर आ रही है, इसलिए इम्पोर्टेड नजर आ रही है
कि अब आपकी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ये आईनी मामलात हैं, इनको आइन के जरिए ही हल होना चाहिए। इस पे इस तरह सीख पा नहीं हो जाना चाहिए कि अब ये हो गया, इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने खुद अपनी मर्जी से अपनी असेंबलियां तोड़ी हैं। हमने तो उसमें भी बड़ी कोशिश की है कि आप असेंबलियां ना तोड़ें, आपकी हुकूमतें हैं, आप अपनी हुकूमतें करें। हमने तो हर तरीका इख्तियार किया कि आप असेंबलियों से बाहर ना जाएं, आप पार्लिमानी सियासत करें। आपका जहां पे हुकूमत है आप हुकूमत करें, जहां पर आपकी ऑपोजिशन है वहां पे आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। आपने तो कह कह के ये सारी चीजें जो हैं वो मनवाई, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके इस्तीफे मंजूर हुए, आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी असेंबलियां टूटी हैं, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस भी जो हैं वो बिल्कुल अपने टाइम पर और आइन के मुताबिक होंगे और शफाफ होंगे। अब इस चीज की अब कोई मसला है, आपने खुद तो इस्तीफे करवा दिए, अब क्यों, जैसे टाइम आएगा इलेक्शन हो जाएगा, आपका जो रोल होगा उसके बाद आप बिल्कुल अदा करें। वेरी राइट हसन मुर्जा साहब, एक ब्रेक है ख्वातीन-ओ-ज़ात, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलिया हमजा मलिक साहिबा और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें से क्या चीज़ निकल सकती है, क्या नहीं निकल सकती, वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अपने मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। अफजल खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद है। अफजल खान साहब, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें इलेक्शन कमीशन को आप कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? बहुत अफसोस के साथ आई फील एम्बेरस्ड कि जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, माफ़ करना, एज एन इंडिपेंडेंट एम्पायर, एक्चुअली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आप देखते हैं कि इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले हैं वो आपको पहले से पता होता है कि वो पीडीएम के हक में होंगे और पीटीआई के ख़िलाफ़ होंगे। उसके बाद फिर पीटीआई अदालत में जाएगी तो अदालत से अगर रिलीफ मिल गई तो उनके आज तक 8, 9 या 10 फैसले रिवर्स हो चुके हैं। इसी तरीके से मोहसिन नकवी वाला भी आप जल्द देखेंगे कि वो अदालत से रिवर्स हो जाएगा। और मैं बात करना चाहता हूँ कि जो नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है मौजूदा अदलिया के ऊपर, बिल्कुल डिपेंड करता है। लेकिन जो उनका केसेस हैं उनके ऊपर जो नैब के और वो क्रिमिनल एक्ट, एक तो ये होता है कि किसी का इल्ज़ाम हो, दूसरा ये कि एक आप ख़ुद तस्लीम करते हैं और उसका जुर्माना अदा करके प्री बारगेन में आप वहाँ से निकलते हैं। तो ये बहुत, और ये चूँकि इट्स इन लाइन विद द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत आसानी से ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। और उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट को ही कोई भगवान दास की तरह कोई न्यूट्रल आदमी लगाना पड़ेगा अगर वो मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क में कियास ना हो। और दूसरी बात, मैं अभी बात हो रही थी कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब एक बंदा फौत हो जाए या इस्तीफ़ा दे दे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर वो सीट दोबारा भरनी चाहिए ताकि वो जो हल्का है कॉन्स्टिट्यूंसी वो बग़ैर असेंबली में अपने नुमाइंदे के बगैर ना रहे। 60 दिन के बजाय 300 दिन हो गए हैं और 300 दिन की ये डिले स्पीकर का राइट है, स्पीकर का राइट नहीं है। या तो आप पहले दिन ही वो तो पहले से कबूल हैं। मेरे ख्याल में जो पिछला स्पीकर था उसको उसी वक्त कबूल कर लिए गए थे, लेकिन इसको भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। देखें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन है, और 9 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान में जितने मिस एडवेंचर हुए हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं। जी। बात यह कि आप सियासी तौर पर हर रोज़ नीचे, मेरा एक ऐसे ही टीवी शो था किसी के साथ, जब ये 10-11 पहली सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे, जी। तो उन्होंने मुझे एंकर पर्सन के पास सारी डिटेल थी कि देखो यहाँ पे पीटीआई 5000 से जीती और यहाँ पे 2500 से जीती, और ये बाकी सारी पार्टियों के वोट अगर जमा किए जाएं तो पीटीआई से डबल हैं। मैंने उन्हें कहा था कि
वोटर किसी का गुलाम नहीं है। और आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शन होंगे, सिवाय वो लोग जो पे रोल पे होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आम आदमी है, आज जो पीटीआई में पहले जो टांगा पार्टी होती थी, आज जो सारा पाकिस्तान उसमें उमट करके आया है, वो कौन लोग थे? वो पहले दूसरी पार्टियों के, लेकिन देखो दूसरी पार्टी के आप अपनी लीडरशिप थे। देखो इस वक्त जो स्पीकर साहब कर रहे हैं, वल्लाह मुझे यकीन है कि दोबारा नहीं इलेक्शन जीतेगा। ये जिस देखे आपका कंडक्ट जो है वो आपके लिए मोहब्बत भी कमा सकता है, अर्न कर सकता है, और कंडक्ट मैटर करता है। हाँ, बहुत कंडक्ट बिल्कुल मैटर करता है। सर आपकी वजह से आलिया, आपने हसन बुर्जा साहब की गुफ्तगू सुनी थी। हसन साहब कह रहे हैं कि ये चॉइस थी, जो लोग बैठे हैं उनको वो लेजिटिमेट मानते हैं पार्लियामान के अंदर, उनकी मुराद राजा साहब से, राजा रियाज और उनकी पार्टी। अच्छा, मैं सिर्फ इतना जमील साहब ये कहूँगी, हसन मुर्तज़ा साहब क्या इनकी पूरी पार्टी जो है ना वो जमहूरियत की बहुत बड़ी अलम बरदार और चैम्पियन बनती थी। कहने को तो वाकई ये कहते थे कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। इन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया है। फिक्र ना करें कि इन्होंने ऐसे प्रूफ किया है कि आज ये जो जाली जमहूरियत है ना, इनको इनकी जमात के स्पीकर ने 123 पेंचर लगाए और इनको मुबारक हो, क्योंकि हिस्ट्री में इसमें पीएमएल उतनी गुनाहगार नहीं होगी जितनी पीपल्स पार्टी का स्पीकर इसके लिए गुनाहगार होगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, इनकी सियासत में बता दूं, छोड़ दें हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि स्पीकर को इतना हौसला तो रखना चाहिए था। बुलाया तो उससे सारे अरकान को, सारे अरकान आ तो रहे थे, अपने हाथ से लिखे हुए, जरा उसका आमना सामना करने को भी तैयार थे, फिर क्यों भाग गया था इनका स्पीकर? मैं सिर्फ इतना बता दूं, इनकी सियासत कल तक वही असेंबली जाली थी, आज वही असेंबली जो है ना वो जमहूरियत की अलमबरदार है। कल तक जब इमरान खान वजीर आजम था तो ये कहते थे इलेक्शन ही वाहिद हल है, और आज ये कहते हैं अल्लाह का वास्ते जो भी कर लो इलेक्शन ना करवा लेना। अब कल तक इमरान खान जो है जब इलेक्शन में जाना चाहता था और असेंबलियां तोड़ना चाहता था, तब तक यही पार्टियां आकर कहती थी अल्लाह का वास्ता है असेंबलियां ना तोड़ देना। आज असेंबलियां तोड़ दी हैं तो ये इलेक्शन में नहीं जा रहे। अब कल तक ये हमें कहते थे असेंबलियों में वापस आओ, इनके लेकिन आलिया साहिबा फिर वही बात आ गई कि जो जब वो कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे तब भी कार्ड्स थे, आपने कार्ड्स इस्तेमाल किए तब भी कार्ड्स हैं, तो ये तो अगर पॉलिटिकल बैटलफील्ड है तो राइट तो दोनों के पास है ना। आलिया जमील साहब, मेरा तो ये मसला ही नहीं है, हमने तो ये कहा ही नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, कल तक आप पार्लियामान को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, आज आपको ये लग रहा है कि आपकी 123 सीटें वहां पर खाली पड़ी हैं और आप वहां पर ऑपोजिशन और हुकूमत यानी सास बहू का रोल आप खुद ही से अदा करेंगे वहां पर बैठकर। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, यहां पर तो बड़े नारे लगाए थे, एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लें। चलें हमें भी छोड़ दें, आप लोगों की अददी अक्सरियत है, जाए अपने वजीर आजम को कहे एतमाद का वोट ले, वो भी हमारे लोटों के बगैर, हम देखते हैं कि वो एतमाद का वोट कैसे लेता है। तो फिर ऐसे लोगों को तो ना जमहूरियत के अलमबरदार बनने का कोई हक है, ना जाली असेंबली में बैठने का कोई शक है, कोई उनको उस असेंबली में बैठने का कोई हक है। ऊपर से एक ऐसे बंदे को इन्होंने वहां पर वजीर आजम रख दिया है जो बाहर के मुल्कों में भी जा जाके तालियां बजाता है जोकरों की तरह और मुल्क की बदनामी करता है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, कोई मसला नहीं है, हमने कहा है ना, अब 123 आपका लाएमल क्या होगा, अब करेंगे क्या आप लोग? देखिए आलिया, आप लोग करेंगे क्या? आप लोग तो मौजूद अदलिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और क्या ऑप्शन है? सुन लेना, हम तो हर लिहाज से जो है ना फायदे में ही रहे हैं। पहली बात है, अगर पार्लियामान में जाते इनका रास्ता रोकते निगरान हुकूमत के लिए भी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी। अब हुकूमत से बाहर बैठ गए, अब कराएं 123 हल्कों के अंदर इलेक्शन, पंजाब के अंदर भी कराएं, केपीके के अंदर भी कराएं, 38% के अंदर, क्योंकि अब नुमाइंदगी सिर्फ 38% मेंबरान की है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कब डेट दे रहे हैं। 90 दिन शुरू हो चुके हैं जिस दिन से असेंबलियां टूटी हैं, और इनकी तो जो ये इनके स्पीकर ये कर रहे हैं कि फलां डेट, उसी डेट से आप दें डेट्स, 90 दिन के अंदर 123 जगहों पर भी इलेक्शन करें और खड़ा करें। वहां से आपके जो बड़े बड़े लीडरान हैं, कहीं से बिलावल जरदारी को खड़ा करें, पंजाब से मरियम नवाज को खड़ा करें, केपीके से मौलाना को खड़ा करें, या जो खैबर वो जो बिलोचिस्तान है वहां से चकजई साहब को खड़ा कर दें। हम तो कह रहे हैं, हम तो मैदान में आने को लिए तैयार हैं, लेकिन बात इतनी है कि हम रास्ता रोकना चाहते थे इस जाली जमहूरियत का, जाली वजीर आजम का, जाली मैंडेट का, और जो हमारे मैंडेट पे शब खून मार के बैठे हैं, हम उसके लिए जा रहे थे असेंबलियों के अंदर। ना हमने कोई मराहत ली, कल तक मराहत
का ढोंग पीटने वाले आज कह रहे हैं हम तो तब से करेंगे। भाई जब से करना है तब से करें, जाएं इलेक्शन में। मुल्क जा रहा है जनरल इलेक्शन की तरफ, ये जितना मर्जी भागें, अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है इनके निगरान वजीर आला के अगेंस्ट, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, उनके फैसलों के अगेंस्ट भी। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी, यहां पर बात हो रही थी ना अदालतों की, तो मेरा यह ख्याल है जो रात को 12 बजे खुलने वाली अदालतें थी ना, इन आइन शिकनियों पर अब उन्हें भी रात को क्या दोपहर को ही 12 बजे खुल जाए, या जो हमारे स्पीकर के ऊपर सो मोटो लेने वाली थी ना उसकी रूलिंग के ऊपर आज उनसे यह सवाल होना चाहिए कि जब हमारे लोगों ने इस्तीफे, जो 43 लोगों की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने उनको मैसेजेस कर दिए थे जब तक उनके नोटिफिकेशंस नहीं निकले थे, तो आज आप अपनी बात से मुकर कैसे सकते हैं। लेकिन हम हर लिहाज से सुकून में इलेक्शन में जाएं, मैदान में जाएं, जिधर भी जाएं, पीटीआई क्या, अवाम क्या, इमरान खान क्या, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अदलिया जा रहे हैं, मौजूद अदलिया तो आप लोग जा ही रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन अगर वही होता है जो आपकी तवक्कुआत है, एन तवक्कुआत के मुताबिक, फिर क्या करेंगे आप लोग? जा रहे हैं, ये तो इंतखाबात कराते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बता देती हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, जो इन्होंने निगरान वजीर आला लगाया, हम हाई कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में उनकी तकरीरों को चैलेंज करने भी जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि किन किन फैसलों के अगेंस्ट जाकर इन्होंने सारा कुछ किया है, किस तरह से जो निगरान वजीर आला लगाया गया है वो गैर जानिबदार, वो जानिबदार भी है, वो मुतनाज़ा भी है, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा भी है और किसी का बगल बच्चा भी है। और इसी तरह से किस तरह से उन्होंने आते ही, जो निगरान हुकूमत तकर्रियां नहीं कर सकती, उन्होंने तकर्रियां की हैं। जिन लोगों ने हम पर जुल्मों सितम ढाए थे उनको इधर लाहौर में भी लाया जा रहा है और बाकी भी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स की जा रही है। हमें एक एक चीज को चैलेंज करने को जा रही है और उनके अपने एक्शंस ये बता रहे हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है। अभी उनके जो चैनल्स चलाते हैं उनकी पूरे के पूरा डेटा हमारे पास है कि किस तरह से डेटा के ऊपर कचरा मवाद इकट्ठा कर करके इमरान खान साहब को, पीटीआई को मलाइन करने की कोशिश की गई और बाकी पार्टियों की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की गई। किस तरह से उन खान साहब की फैमिली को टारगेट किया गया उस एक मखसूस चैनल के ऊपर। तो हम ये सारा कुछ अदालत के सामने रखेंगे और हम अदालत को बताएंगे कि ये क्या मैलिफाइड इंटेंशंस है और इन लोगों के अंडर जिनको निगरान या जिनको न्यूट्रल बनाकर भेजा जाता है वो किस तरह से इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठवाने लगे हैं, किस तरह से शफाफियत के ऊपर उंगलियां उठाने लगे। तो मैं आपको बता दूं, हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, इसलिए कि मैंने आपको कहा है ना हम डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। हम हर मैदान में मुकाबला करेंगे, चाहे बैलेट का मैदान होगा, चाहे असेंबलियों का मैदान होगा, चाहे अदलिया का मैदान होगा, चाहे इलेक्शन कमीशन का होगा। हम हर जगह आलिया, मुझे ये बताइए कि मर्दमशुमारी की बात कर दी है इन्होंने, मर्दमशुमारी की बात कर दी है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैं जरा अफजल खान साहब से पूछा, ये टाइम सही है सर मर्दमशुमारी का, सेंसस का? ना मर्दमशुमारी होगी जमील फारूकी, ना कोई और रुकावट होगी। बिल्कुल जिस तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन हो रहे थे 31 तारीख को और उससे एक दिन पहले अदालत ने फैसला किया कि 31 ही को इलेक्शन होंगे। मैं आपके तवज्जुह से तमाम वोटर्स को जिन्होंने 18 साल के हो गए हैं कि वो अपना वोट बनाएं, इंश्योर करें हर ज़िले में जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। और अगर वोट ट्रांसफ़र करना है, फ़र्ज़ क्या मैं बन्नू का रहने वाला हूँ और इस्लामाबाद में हूँ और मैंने वोट इस्लामाबाद में डालना है तो आज मैं वोट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इस्लामाबाद, या अगर मैं वहाँ पे बन्नू में वोट डालना चाहता हूँ तो आज ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, वोट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एक दफ़ा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए फिर नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि देयर इज़ नो अदर वे आउट इस मुल्क की बेहतरी, पीस, ट्रैंक्विलिटी और इसको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाजमी है, इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। टाइम पे होगा ये 12 हफ्ते, 12 बिल्कुल टाइम पे होगा। 12 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि बल्कि एक हफ्ते में आपको बहुत सी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, मुझे यकीन है। इसलिए कि अगर उनके पास कोई और तरीका होता, जितना वो डिले कर सकते थे उन्होंने कर दिया। 10 महीने वो ये सोचते रहे कि जी हम इस्तीफे कबूल करें या ना कबूल करें। इस्तीफा तो कबूल था उसी वक्त, इनके आने से पहले पिछले जो स्पीकर था उसने कबूल कर लिया था। और इनके पास ये आइन की खिलाफ वर्जी का जवाब नहीं है कि इन्होंने 300 दिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन कॉन्स्टिट्यूएंट
को बग़ैर नुमाइंदगी के क्यों रखा। लेकिन हकीकत है कि इस वक्त कानून क्या आइन सबसे कीमती होता है, मुकद्दस होता है, उसके बाद कानून है, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो तमाम किसी की मर्जी से चल रहे हैं, उसके नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द बुक। और हम आपकी तवज्जुह से तमाम मुक़्तदर हल्कों से कहेंगे कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पहले ईसीपी से तो कह लें इलेक्शन देखें, अगर ईसीपी अपना किरदार एक अकॉर्डिंग टू द बुक नहीं अदा कर सकता, उसके ऊपर प्रेशर्स हैं, वो किसी वादे पे आया है, तो वो आज भी अपनी मजीद इमेज बर्बाद करने के बजाय इस्तीफा दे के चले जाएं, वरना आज भी वो ये कन्फेशन कर लें और उसके बाद एक सही न्यूट्रल एम्पायर की तरह। आलिया हमजा साहिबा, 28 डेट दी गई है, 28 को मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही हैं और लाहौर में आ रही हैं, जबकि अब इंटरिम सेटअप लाहौर यानी पंजाब के लिए बन चुका है। परवेज इलाही साहब के होते हुए तो नहीं आना चाह रही थी शायद। योर कमेंट्स ऑन दिस? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जहाँ पर मौरूसियत हो, जहाँ पर उनकी सिर्फ जो है उनके साथ जो शरीफ का नाम लगा हुआ है, जिसे कह लें दुमछल्ला लगा हुआ है, उसकी वजह से आकर वो लीडर बनी फिरती हों, और जिनकी अपनी पार्टी सिर्फ इस वक्त जो है शिकस्त व रेख्त का जो है वो आपके सामने मंजर पेश कर रही हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी वो आएंगी, मॉडलिंग क्वीन है, मॉडलिंग करेंगी, सियासत में उनका इतना ही लेना देना है कि वहाँ पर आकर बाबे उनके पीछे खड़े हो जाएंगे हाथ बांध कर। ना कोई जमहूरियत से उस पार्टी का कोई ताल्लुक है, मौरूसियत से ताल्लुक है। और बीबी का IQ लेवल भी आपको पता है, और बीबी की तालीमी काबिलियत भी आपको पता है, और बीबी के आगे से जो उनका सियासी कद काठ है वो भी आपको पता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, आप बीबी के आनिया जानिया ही सिर्फ देखिएगा, ब्रांडेड कपड़े देखिएगा, ब्रांडेड जूते देखिएगा, बैग्स देखिएगा, या वो जो छोटी सी सर्जरी करवा कर आई हैं अवाम के लूटे हुए पैसे से। कभी मिशेल ओबामा के पैसे से सर्जरी कराई थी जो उन्होंने हमारी बच्चियों की तालीम के लिए दिया था, और अब एक और कोई छोटी सी सर्जरी करा कर आई हैं। तो देखते हैं कितने दिन कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि सियासत में ऐसे नॉन सीरियस जोकर्स की ज़रूरत नहीं है। हमें सियासत बड़े संजीदा आलिया एक और जमात सर उठा रही है, एक और जमात सर उठा रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की सरबराही में। टफ टाइम दे सकती है PTI को, मतलब कोई और प्लान तो नहीं है कहीं? मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब 75 साल सियासत के आगे 75 साल सियासत खान सब के आगे हार मान रही है ना, तो बाकी भी आप तमाशा देख लें। ये 14 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, 15वीं इलेक्शन कमीशन को मिला लें, 16वीं के कोई ताकतवर हल्कों को भी मिला लें, 20-25 जमातें और इकट्ठी करके भी इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे ना। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि खान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि वो बंदा एक खुदा के ऊपर यकीन रख के इन सारी 14 पार्टियों के अगेंस्ट अकेला खड़ा हुआ है, और उसने सिर्फ एक ही ठानी है, उसने इस मुल्क को भी बचाना है, उसने अवाम को भी खुशहाल करना है। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत जो है वो भी उसका साथ दे रहा है। जो मर्जी ये लोग कर लें, हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, उनका प्यार, उनका मोहब्बत, उनकी अकीदत हमारे लिए बहुत है। ये जब ये कह रहे थे ना, असेंबलियों से निकलने से इस्तीफों के देने तक हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, और ये इनको बता देंगे कि ना मैदान छोड़ेंगे, ना इनके लिए खुला रहने देंगे। बात इतनी सी है कि 9 महीनों के अंदर उस एक बंदे ने आलिया साहब, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल खान साहब आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको जल्दी जाना था एक और शो के ऊपर, उन्होंने वक्त निकाला, उनका शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब एक ऐसी जगह पर थे जहां सिग्नल नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इज़ इन पॉलिटिकल क्राइसिस, इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे तशख़्ख़ुस के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो वक्त खुदा न ख्वास्ता ना आ जाए हम कहें कि अब चुड़ियाँ चुग गई खेत। आज की नेशनल डिबेट से इतना है। जमील फारूक को इजाज़त दीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।